हे एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्लोज। मेरा नाम है डॉक्टर सरिता। दोस्तों, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ये टॉपिक है ओशियनोग्राफी से रिलेट करता हुआ, जिसकी स्टडी हम जियोग्राफी में करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जियोग्राफी के स्टूडेंट है, बहुत ही ज़्यादा टॉपिक ये मायने रखता है दोस्तों। और वैसे भी ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं दोस्तों जो सब लोग जान सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में भले वो टॉपिक दिया है, लेकिन फिर भी ये जनरल अवेयरनेस से जुड़ा हुआ है। इसको जान सकते हैं। वेव्स क्या है, करंट क्या है, टाइड्स क्या है, इसे हम ओशियन वाटर में जो मूवमेंट है उस मूवमेंट को हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर। ओशियन वाटर जो है मूवमेंट होता रहता है, एक डायनामिक प्रोसेस है। ये मूवमेंट कैसे होता है? ये मूवमेंट तीन तरीके से है, वेव्स है, करंट है और टाइड्स है। ठीक दोस्तों, इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी, इनके कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगी और लेक्चर की पीडीएफ आपको स्टडी ग्लोस के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और दोस्तों, हमारे यूपीएससी और पीसीएस से रिलेट करते हुए जो कोर्सेज हैं वो अवेलेबल है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में है, तो आप उसे अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर। देखिए, यहाँ पर हम जान रहे हैं जो मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर है ये कंटिन्यूअसली बना रहता है, यानी कि द मूवमेंट ऑफ ओशियन वाटर इज कंटिन्यूअस। हमेशा ये मूवमेंट होता रहता है। और इस मूवमेंट को ये मूवमेंट जो कि हमेशा हो रहा है, इसे हम तीन तरीके से कैटेगराइज्ड करते हैं। ये कैटेगरीज कौन सी है? एक है वेव, एक है टाइड्स और एक है करंट्स। यानी कि तरंगे क्या होती है, जिसे समटाइम हम लहरें भी बोलते हैं। उसके बाद टाइड्स क्या होता है, ज्वार भाटा क्या होता है। और करंट्स का मतलब धाराएं क्या होती है। ओशियनिक धाराएं क्या है, ओशियनिक तरंगे क्या है, ज्वार भाटा क्या है, इन सब के बारे में आपको इस लेक्चर में पता चल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वेव्स की। आखिर वेव्स होते क्या हैं, जिसे हम तरंगे कहते हैं और इन्हें ही हम लहरों के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये डायनामिक फ्लूइड होता है। क्या क्या होता है ये एक डायनामिक फ्लूइड होता है। यानी कि हमेशा ओशियन वाटर में ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि मूवमेंट हमेशा रहता है, कंटिन्यूअसली मूवमेंट बना हुआ रहता है। इसमें से वेव हुआ तरंगे, जिसे लहरें बोलते हैं, और ये आपका विंड जनरेटेड होता है दोस्तों। ये डायनामिक फ्लूइड है और जो कि विंड जनरेटेड है। तो यानी वेव्स के लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो विंड होता है। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं कि वेव बनने के लिए जो फोर्स लगता है वो विंड की थ्रू से ही लगता है और वाटर सरफेस पे लगता है। यानी कि ऊपरी पानी जो है दोस्तों, उसमें हमारे वेव्स जनरेट होते हैं। और उसके बाद हम इंटेंसिटी ऑफ वेव्स के बारे में बात करें तो ये विंड से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और इसके अलावा भी कुछ और फैक्टर्स होते हैं। विंड जनरेटेड है तो सीधी सी बात है, विंड से ही ये इन्फ्लुएंस्ड हो गए। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे फैक्टर होते हैं, जैसे दोस्तों अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं, लैंडस्लाइड हो गया, यानी किसी भी वजह से अगर एक कंपन हो रहा है, ठीक है, एक क्विकिंग हो रहा है, तो उससे भी वेव हमारे वेव की जो इंटेंसिटी है वो डिसाइड होती है। वेव कई बार जब हम देखते हैं कि अगर अर्थक्वेक है या फिर हमारे वॉल्केनोज हो रहे हैं, तो उस दौरान सुनामी भी आ जाती है दोस्तों। सुनामी भी क्या है? ये वेव्स ही हैं दोस्तों, ठीक है। सुनामी भी क्या है? एक तरीके से लहरें हैं, ठीक। तो ये भूकंपीय लहरें हैं, सुनामी, जो कि ओशियन में हो रहा है। तो आप जान सकते हैं कि लहरें बहुत घातक भी हो सकती हैं कई बार। तो डिपेंड करता है कि किस फैक्टर की वजह से जो वेव हैं इनकी इंटेंसिटी किस तरीके से हो रही है। और देखिए, वेव ऑकर्स रेगुलरली अक्रॉस बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। वेव हमेशा ही होता है, रेगुलर होते रहता है दोस्तों ये जो मूवमेंट है, क्योंकि विंड हमेशा चलती रहती है ना दोस्तों। तो विंड चल रही है तो ऊपरी जो वाटर सरफेस है उसको डिस्टर्ब करेगी ही करेगी, उसमें एक मूवमेंट लेकर ही आएगी, एक कंपन लेकर ही आएगी। तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम वेव कहते हैं, ठीक है। और वेव मूव फ्रॉम साइड टू साइड, ठीक है। वेव क्या है? साइड टू साइड मूवमेंट करते हैं। ये दोलन टाइप होते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। साइड टू साइड, एक ये साइड हो गया, एक ये साइड हो गया, फिर इस तरीके से कंटिन्यूअसली आगे तक बनते चले जाएंगे। इसमें से ये जो ऊपर वाला जो बनता है ना, टॉप, यानी कि ये जब वेव ऊपर की तरफ आता है, ये जो एलिवेटेड पोर्शन है किसी वेव का, ये क्रीस्ट कहलाता है। और ये जो डाउनवर्ड पोर्शन है किसी वेव का, ये ट्रॉफ कहलाता है, ठीक है। तो दो क्रिस्ट के बीच में जो डिस्टेंस होता है दोस्तों, उसे वेव लेंथ कहा जाता है। और क्रिस्ट और ट्रॉफ के बीच में
जो डिस्टेंस होता है उसे वेव हाइट कहा जाता है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा कि वेव लेंथ क्या है, वेव हाइट क्या है, क्रेस्ट क्या है और ट्रॉफ क्या है। तो ये जो क्रेस्ट है दोस्तों, दो क्रेस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ कहलाती है, और क्रेस्ट और ट्रॉफ के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेव हाइट कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम ओशनिक मूवमेंट के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये है ओशनिक करंट्स, जिसे हम धाराएं कहते हैं। वैसे तो दोस्तों इस लेक्चर में मैं आपको ओशनिक करंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताऊंगी कि एक्चुअल में करंट्स होते क्या हैं, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है दोस्तों। जितने भी ओशियंस हैं, हर ओशियंस में करंट की उत्पत्ति होती है, और जिस तरीके से हमने वेव्स में देखा कि वेव्स में मेनली रिस्पॉन्सिबल विंड होता है, विंड एक्शन ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है वेव के लिए, उसी तरीके से करंट के लिए जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पॉइंट है वो की पॉइंट टेम्परेचर डिफरेंस का है दोस्तों। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है ये करंट को जनरेट करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। करंट एक फाइन और एक प्रॉपर डिफाइंड डायरेक्शन में फ्लो करने वाला वाटर बॉडी है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखिए कि करंट जो है यानी धाराएं जो है इनका एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन होता है, ये उसी डायरेक्शन में फ्लो करती है, और इनकी जो इंटेंसिटी है वो विंड पर तो डिपेंड करती है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है जो टेम्परेचर डिफरेंस है वाटर का वो किस तरीके का है। साथ ही ओशनिक सरफेस का जो टोपोग्राफी है वो टोपोग्राफी यानी स्थला रूप जो है, जो धरातल का स्वरूप है, नेचर ऑफ लैंड जो है ओशनिक सरफेस का वो कैसा है। उसके बाद स्लाइंटीनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पानी में खारापन कितना है, ये भी डिसाइड करता है कि करंट्स किस तरीके की है या करंट्स की उत्पत्ति के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे मैंने करंट्स के कुछ टाइप बताए हैं, जैसे इक्वाटोरियल करंट होता है, जैसे एल नीनो हो गया। कुछ ऐसे करंट होते हैं जो हर साल चलते रहते हैं, और कुछ हैं जो कुछ फ्यू ईयर्स के गैप में आते हैं। एल नीनो और ला नीना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेक्चर इसके ऊपर अवेलेबल है दोस्तों, मैंने बनाया है, तो प्लेलिस्ट में जाके एल नीनो और ला नीना अगर जानना है तो उसको ज़रूर देखें। बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने मैप पे ही समझने वाला चीज़ है, इसीलिए मैप पे मैंने बहुत अच्छे से बताया है। करंट के एक और कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये याद रखना है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो करंट है उसका फ्लो क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। उसका फ्लो कैसे होता है, क्लॉकवाइज उसका फ्लो होता है। जबकि अगर हम सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करें तो इसका फ्लो कैसा होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये क्यों होता है, कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। मैं एक और लेक्चर लेकर आऊंगी दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ करंट के ऊपर होगा। बहुत सारे करंट है जो हर ओशियंस में हमें पाए जाते हैं, उन सब के बारे में बढ़िया तरीके से आपको रटा दूंगी कि कौन से करंट कहाँ पाए जा रहे हैं और करंट्स के क्या टाइप्स हैं। तो टाइप्स भी हम बात करेंगे, और ओशियन में किस ओशियन में कौन कौन से फेमस करंट्स हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि अगर हम लोग पैसिफिक ओशियन के इंपॉर्टेंट करंट्स के बारे में बात करें तो इसमें कमचटका करंट्स है, आयोशियो करंट है, अलास्का करंट है, एल्यूशियन करंट है, और उसके बाद साउथ इक्वाटोरियल करंट्स हैं। ये इंपॉर्टेंट करंट्स है दोस्तों। अटलांटिक ओशियन के बारे में बात करें तो कैरेबियन करंट है, गिनी करंट है, अल्गोहास करंट है, और फ्लोरिडा करंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अटलांटिक के बारे में हम लोग बात करें तो उसमें हमें लिब्राडोर मिलता है, गल्फ स्ट्रीम मिलता है। उसके बाद साउथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो वेस्ट ग्रीनलैंड करंट हमें देखने को मिलता है। और उसके साथ ही दोस्तों अगर इंडियन ओशन में हम लोग बात करते हैं तो मेडागास्कर करंट है। उसके बाद से आपका इक्वाटोरियल करंट्स हैं, साउथ इक्वाटोरियल करंट जिसे बोलते हैं, अल्गोहास करंट है, मोजाम्बिक करंट है। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट करंट के नाम है दोस्तों जो मैंने आपको एक फ्लो में बता दिया है। तो आपको अभी एक फ्लो में बताने से आपने सुन तो जरूर लिया, लेकिन जब तक इसको वर्ल्ड के मैप में हम लोकेट करके नहीं पढ़ेंगे आपको समझ नहीं आने वाला है। इसीलिए फिलहाल इस लेक्चर में तो हम करंट्स के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करेंगे। करंट्स दोस्तों दो टाइप के होते हैं, इसको भी मैं आपको करंट से रिलेट करते हुए लेक्चर में बताऊंगी। फिर भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, एक वार्म करंट्स होता है, एक हॉट करंट होता है। वार्म करंट कहीं पर भी जाएगा, जिस भी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि हमने अभी जाना कि करंट्स का एक डिफाइंड डायरेक्शन होता है। तो वार्म करंट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वहां के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। कोल्ड करंट जिस भी डायरेक्शन में जाएगा वहां के जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करेगा, उसको ठंडा कर देगा। और अब हम बात करते हैं टाइड्स के बारे में। ज्वार भाटा किसे कहते हैं? वैसे दोस्तों ज्वार का मतलब होता है जब लहरें ऊपर की ओर होती है, मतलब वाटर का जो लेवल है दोस्तों वो ऊपर में होता है, वो टाइड कहलाता है। और
इसका गिरना यानी इसका जो फॉलिंग है दोस्तों वो एब कहलाता है, ठीक है। तो लेकिन दोनों को हम ज्वार और भाटा दोनों को हम हिंदी में टाइड्स ही कहते हैं, ठीक दोस्तों। तो चलिए, जिस तरीके से हमने जाना कि जो वेव्स हैं उसके लिए हमारा विंड रिस्पॉन्सिबल था ज़्यादातर करके, उसके बाद से जो हमारे ओशनिक करंट्स थे उसको जनरेट करने के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर था वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस था, और उसी तरीके से टाइड्स को जनरेट करने के लिए जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है दोस्तों। ये ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बीच में काम कर रहा है? अर्थ, सन और मून, इन तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स दोस्तों काम कर रहा है। इसमें भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल मून का होता है, क्योंकि मून सन के कंपैरिजन में अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है। इसीलिए अगर हम ग्रेविटी के बारे में बात करें तो लगभग सन से 2.25 गुना ज़्यादा एनर्जी जो है वो उस टाइम मून में आ रहती है, यानी कि मून का ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा काम करता है। टाइड्स के बारे में हम लोग बात करें कि टाइड्स एक्चुअल में होता क्या है, तो टाइड्स का मतलब है राइज एंड फॉलिंग ऑफ सी लेवल। देखिए, सी लेवल का ये जो सी लेवल, मान लीजिए ये सी है, ठीक है, ये अगर ये लेवल ऊपर हो जाता है, ठीक, और उसके बाद ये लेवल थोड़ा सा नीचे गिर जाता है, ठीक है, तो ये जो लेवल का ऊपर नीचे गिरना है ना दोस्तों, यही कहलाता है हमारा टाइड्स, यानी कि राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ सी लेवल। सी लेवल का ऊपर नीचे होना, उसका ऊपर की ओर बढ़ जाना और उसका नीचे की ओर घट जाना, यानी ये जो अप डाउन मूवमेंट है ना, इसी को हम लोग टाइड्स कहते हैं। टाइड्स किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? ऑलरेडी बताया गया है, ग्रेविटेशनल पुल जो है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि अर्थ का पोजीशन किस तरीके से बन रहा है, उसके ऊपर टाइड की इंटेंसिटी डिपेंड करती है। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम के मीडियम से बता देती हूँ टाइड्स के टाइप के बारे में। यहाँ एक है स्प्रिंग टाइड दोस्तों और एक है निप टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स का मतलब आप हाई टाइड्स कह सकते हैं, ठीक है, कि ये जो हाईएस्ट टाइड्स होते हैं वो स्प्रिंग टाइड्स कहलाते हैं, और जो लोएस्ट होते हैं यानी कि जो सबसे छोटे टाइड्स बनते हैं वो निप टाइड्स कहलाते हैं। चलिए, तो स्प्रिंग टाइड जहाँ पे हाई टाइड्स बन रहे हैं और ये लो टाइड्स होता है। निप टाइड मतलब लो टाइड्स हो गया और स्प्रिंग टाइड मतलब हाई टाइड्स हो गया। जब भी अर्थ, मून और सन एक सीधे स्ट्रेट लाइन में रहते हैं, ऐसा कब होगा दोस्तों? या तो पूर्णिमा के दिन होगा या अमावस्या के दिन होगा, ठीक है, न्यू मून टाइम में या फुल मून टाइम में ये एक्टिविटी होगी, ठीक है। तो उस दौरान अर्थ, मून और सन एक सीधी लाइन में हो जाते हैं, तो मून की ग्रेविटी प्लस सन की ग्रेविटी, ये दोनों की ग्रेविटी काम करने लगती है अर्थ पे, यहाँ ओशियन वाटर में। तो ओशियन वाटर का खिंचाव जो है इस डायरेक्शन में होने लगता है, यानी ये दोनों एक सीधी रेखा में, सन का भी ग्रेविटी लग रहा है, मून का भी ग्रेविटी लग रहा है, और ये क्या कर रहे हैं, एक डायरेक्शन में जो वाटर है ओशियन वाटर को उसको खींच रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ओशियन वाटर है ये अपने हाईएस्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, और इसे ही हम स्प्रिंग टाइड्स कहते हैं। निप टाइड्स क्या होता है दोस्तों? निप टाइड्स जो मंथ का क्वार्टर है उसमें होता है, 7वीं 8वीं आप कह सकते हैं, उस दौरान हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ये राइट एंगल बनता है। यहाँ आप देख रहे हैं ना कि अर्थ के साथ ये सन हो गया और मून हो गया, एक राइट एंगल बना रहे हैं। तो राइट एंगल जब बन रहा है तो अब दोनों के दोनों का जो ग्रेविटी है वो काम कर रहा है। मून की ग्रेविटी यहाँ से पानी को खींच रही है, ये यहाँ से पानी खींचती है, तब तक सन की ग्रेविटी वहां से पानी खींचती है। तो ये खिंचम खिंचाई के दौरान जो टाइड्स बनते हैं दोस्तों वो लो टाइड्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लो टाइड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, निप टाइड्स बोलते हैं। एक महीने में दोस्तों 2 टाइड्स आते हैं, और इन टाइड्स के बीच में जो टाइम का अंतराल और गैपिंग होता है ये इंटरवल 12 घंटे 26 मिनट का होता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि विश्व के जो सबसे हाईएस्ट टाइड है ना वो आते कहाँ पर है। टाइड्स के फायदे भी हैं बहुत दोस्तों। एक तो टाइडल एनर्जी इससे जनरेट की जा रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का भी उत्पादन किया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करें तो टाइड जो है ओशनिक वाटर में मूवमेंट बना के रखता है, तो जिससे जो एक्वा मरीन लाइफ है, फिशेस जो है वो सरफेस तक आ जाती हैं, तो मछली का जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत बढ़िया चल पाता है, यानी कि जो फिशिंग एक्टिविटी है हमारी वो भी बढ़िया हो पाती है। इसके बाद ही जो ओशियन का कचरा है दोस्तों वो भी एकदम से शोर पर आ जाता है, किनारे पर आ जाता है, और इससे ओशियन वाटर की सफाई करना भी थोड़ा आसान हो जाता है, और उसके बाद नेविगेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब भी हाई टाइड्स आता है तो ऐसे में बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं उनको
एक मौका मिल जाता है कि वो हार्बर के पास आसानी से पहुंच सके, क्योंकि जब लो टाइड्स होता है तो इस दौरान हार्बर तक पहुंचने में बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो जब हाई टाइड्स का टाइम आता है दोस्तों, मतलब जब टाइड्स आते हैं उस दौरान बहुत ही आसानी से जो बड़ी शिप्स हैं ये हार्बर तक पहुंच जाती हैं। तो इस तरीके से टाइड्स के अपने कुछ फ़ायदे भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा आई थिंक। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो ओशन मूवमेंट्स हैं इनके बारे में मालूम चल गया होगा। वेव्स क्या है, करंट्स क्या है, टाइड क्या है, किस तरीके से ये जनरेट होते हैं, कौन से फैक्टर इसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो आई होप ये जो टॉपिक है बहुत नॉलेजेबल रहा होगा, मैंने बढ़िया से समझाया है। एक और मैं टॉपिक लेकर आऊँगी ओशियोनोग्राफी से, जिसमें मैं ओशनिक करंट्स को डिस्कस करूंगी दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। सो हियर इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। और दोस्तों एक लाइक तो ज़रूरी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तो बड़ा मज़ा आएगा। तो थैंक यू सो मच।